उम्मीद है सबके पास नोटबुक होगी और पेन्स होंगे ताकि वो नोट करते रहे, क्योंकि ये ऐसी नॉलेज है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसे याद नहीं रखी जा सकती है जब तक कि इसका रिवीजन ना किया जाए। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे कि जो ये इनहेरिटेंस है, जो ये वरासत का मामला है, ये कैसे बुनियादी तौर पे इसके कॉजेज़ क्या-क्या है? कॉजेज़ मतलब ये कैसे वजूद में आते हैं? तो ये 3 चीज़ें हैं जिससे ये वजूद में आते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो है मैरिज। जब शादी हो जाती है तो उस टाइम पे जो रिलेशन बनता है, उस रिलेशन से भी हस्बैंड एंड वाइफ, वाइफ एंड हस्बैंड, वो जो रिलेशन बनता है वो ब्लड रिलेशन नहीं होता है। जैसे कल मैंने बताया था, तो ये एक ऐसा रिलेशन है जो ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन इसमें भी फिर इनहेरिटेंस का लीगल हेयर बन जाता है। तो सबसे पहला है मैरिज, दूसरा है लीनिएज। लीनिएज में क्या आता है? लीनिएज में हम 4 तरह के ऐसे समझो 4 तरह से लीनियर्स कवर हो जाती है। एक होता है टुवर्ड्स अप, जैसे उसमें आते हैं हमारे फादर आते हैं, हमारे ग्रैंडफ़ादर आते हैं, ग्रेट ग्रैंडफ़ादर आते हैं, जो भी ऊपर की तरफ की डायरेक्शन है वो लीनिएज में आता है। उसके बाद नीचे की डायरेक्शन में सन आता है, ग्रैंडसन आता है, जो भी नीचे की तरफ है, या डॉटर आता है, ग्रैंड डॉटर आती है, जिस तरह से भी वो नीचे का डायरेक्शन होता है। आपके सिबलिंग्स आते हैं जिसमें आपके ब्रदर्स आते हैं, सिस्टर्स आते हैं, और जो चौथा डायरेक्शन है वो आता है अंकल्स का, चाहे अंकल है, आंट है, जो भी है। तो इसमें ये चीज़ है कि हर वक़्त हर कोई एलिजिबल नहीं होता है, हर वक़्त हर कोई लीगल हेयर नहीं होता है। कुछ ऐसे हमारे हेयर्स होते हैं जो ब्लॉक करते हैं बाकी हेयर्स को, जिसको हजब बोलते हैं, और किसी किसी के ना होने से बाकी जो लोग हैं वो लीगल हेयर्स बन जाते हैं। ये हम आगे देखेंगे जब हम डिफरेंट केसेस लेंगे। जब हम केस स्टडीज़ लेंगे तो उसमें हम क्या देखेंगे, हम अलग-अलग रिलेशन रखेंगे। सपोज़ अगर किसी का खाली बेटा है, किसी की खाली बेटी है, किसी का ओनली फादर है, या किसी का कोई नहीं है, खाली ब्रदर एंड सिस्टर है, या किसी का खाली अंकल है, या जो भी हम केस स्टडीज़ जो तुम लोगों से भी क्वेश्चंस मिलेंगी, तो उन केस स्टडीज़ को हम देख के फिर बताएँगे कि कैलकुलेट करेंगे किसको कितना जाएगा। ठीक है? उसके बाद तीसरी चीज़ जो है, जो कॉज़ ऑफ इनहेरिटेंस में आता है, वो आता है वला। वला किस चीज़ को बोलते हैं? अ रिलेशनशिप बिटवीन मास्टर एंड स्लेव, जो कि आज के दौर में नहीं देखा जाता है। लेकिन उस दौर में जब स्लेवरी थी, इस दुनिया में स्लेवरी थी, एंड इस्लाम ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया उस स्लेवरी को खत्म करने का। तो लेकिन जब ये स्लेवरी सोसाइटी में थी, उस टाइम पे भी जो एक स्लेव है और एक मास्टर है, जिसके बीच में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन स्टिल उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता था जिसको वला बोलते थे। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता था कि जो एक मास्टर होता है, वो अपने स्लेव को फ्री कर लेता है, और जब वो अपने स्लेव को फ्री करता है, उसके बाद अगर जब वो स्लेव इस दुनिया से जाता था, मतलब जब वो गुज़र जाता था, उस टाइम पे अगर उसका कोई भी लीगल हेयर नहीं होता था, उसकी शादी नहीं हुई होती थी, उसका बाप नहीं होता था, कोई उसका रिलेटिव नहीं होता था, तो जो भी उस स्लेव की प्रॉपर्टी है, वो सारी उसकी मास्टर की बन जाती थी। लेकिन अगर उसका लीगल हेयर होता था, तो मास्टर के पास नहीं जाता था। तो इससे क्या हुआ, इससे मास्टर्स को, जो उस टाइम के मास्टर्स हैं, उनको ये चीज़ भी लगी कि हम क्यों ना अपने स्लेव्स को फ्री ही कर लें। तो और इनसे कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट, वो जिसको पता भी होगी, जिसने मकन सोसाइटी पढ़ी होगी, वहाँ पे ये चीज़ भी था कि मतलब वो खुद को कुछ और समझते थे, वहाँ पे ट्राइबल सिस्टम था, बाकी कास्ट सिस्टम था, बाकी चीज़ें थी। तो उसे काफ़ी हद तक इस्लाम ने कोशिश की कि स्लेवरी खत्म हो जाए, अब मास्टर जो है अपने स्लेव्स को रिहा कर ले। ठीक है, मैं ज़्यादा स्लेवरी के बारे में नहीं बोलूँगा, मैंने कल भी बताया, अगर इसमें किसी को इंटरेस्ट है, तो इंशाल्लाह हम एक सेशन इस पे पूरा ले लेंगे, जिसमें वो सारा स्लेवरी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद तो ये 3 चीज़ें हैं, प्लस इसमें और एक चीज़ है, जो मैरिज में मैं बताऊँगा, कि अगर अब किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया, ठीक है? तो डिवोर्स 2 तरह के होते हैं, एक रिवोकेबल होता है और इर्रिवोकेबल होता है। तो अगर इर्रिवोकेबल होगा, तो जो ही डिवोर्स हो जाएगा, तो उस उसके बाद अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो वाइफ को कुछ भी नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली तो डिवोर्स हो गया है। बट इन केस रिवोकेबल है, और उस केस में अगर जो वाइफ है, उसका जो पीरियड चल रहा है, वो इद्दा पीरियड चल रहा है, जिसको वेटिंग पीरियड बोलते हैं, और अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। डिवोर्स है, रिवोकेबल डिवोर्स है, लेकिन जो पीरियड चल रहा है, वो इद्दा पीरियड चल रहा है। ठीक है? वेटिंग पीरियड चल रहा है। उस पीरियड के दौरान अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उस केस में 1/8 ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द एस्टेट, या ऑफ द तरीका, जो मैंने कल तरीका बोला, तरीका होता है पूरा एस्टेट, 1/8 ऑफ दैट वाइफ को मिल जाता है। तो डिवोर्स हुआ भी है, लेकिन इद्दा पीरियड है, लेकिन रिवोकेबल डिवोर्स है, उस केस में वाइफ को एस्टेट मिल जाता है। ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें थी कि कॉजेज़ क्या है। उसके बाद कुछ चीज़ें मैं ऐसे बता देता हूँ, जिसमें जो हमें ख़्याल रखना चाहिए कि ये चीज़ें हम ना करें। जब भी इनहेरिटेंस की बात आए, जब भी इस इल्म की बात आए, फ़राइज़ की बात आए, तो हमें ख़्याल रखना चाहिए कि ये वायलेशंस हम ना करें। जिसमें जैसे ऐसा वायलेशन है, जिसने शायद रिसेंटली कल या परसों किसी सेशन में किसी ने पूछा था कि क्या हम किसी को डिसओन कर सकते हैं? जैसे सबसे पहली चीज़ में ये आती है, जैसे हमारा कोई जो बेटा है, या ऑब्वियसली बेटी के लिए यूज़ नहीं होता है, बेटे के लिए यूज़ होता है, कि वो नाफ़रमान निकल गया, या कोई किसी ऐसी एक्टिविटी में पाया गया जिसकी वज़ह से जो बाप है,
फिर वो न्यूज़पेपर्स पे या किसी पे ये चीज़ चढ़ाते हैं कि आज से हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं है, जिसको हम कश्मीर में अज़ल बोलते हैं, उसको प्रॉपर्टी से भी निकाल देते हैं, रिश्ते से भी निकाल देते हैं। बट इस्लाम में इसकी कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो सिंपल, अगर आप किसी भी हेयर को डिलीट करते हो अपनी इनहेरिटेंस से, तो इस्लाम इसकी कोई भी इजाज़त नहीं देता है। हाँ, मेबी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन इस दुनिया का हो, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो कॉन्स्टिट्यूशंस कोई भी ले लो दुनिया के, जो इंसान ने खुद लिखे हुए हैं, और उन कॉन्स्टिट्यूशंस के तहत आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन एज़ अ मुस्लिम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शरिया है, और उस शरिया के तहत हम किसी भी लीगल हेयर को डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है? तो पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, जहाँ पे भी अल्लाह ताला ने ये चीज़ बोली कि इस अगर कोई लीगल हेयर है, सन है, डॉटर है, अंकल है, जो भी है, उसको इतना शेयर दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला ने जो शेयर्स फिक्स किए गए, जो अल्लाह ताला ने जो शेयर फिक्स रखा है किसी भी एक इंसान के लिए, सन के लिए क्या रखा है, डॉटर के लिए क्या रखा है, उसमें कोई भी ऊँच-नीच, कोई भी ऊपर-नीचे नहीं हो सकता। तो ये कभी नहीं हो सकता कि इंसान खुद डिसाइड करे। इंसान खुद डिसाइड करे, नहीं मुझे इसको ज़्यादा देना है, मुझे इसको कम देना है। बस इस चीज़ का ख़्याल रखें, ये खाली लीगल हेयर्स की बात हो रही है। तो व्हाट आई मीन इज़, एक जब कोई बंदा, किसी भी इंसान के पास कोई एस्टेट है, तो उसके पास एक राइट होता है, वो राइट होता है कि 1/3 ऑफ दैट एस्टेट वो किसी ऐसे बंदे को दे जो उसका लीगल हेयर नहीं है, ठीक है? किसी ऐसे बंदे को, या इनके ज़कात देना चाहता है, चैरिटी में देना चाहता है, मस्जिद बनाना चाहता है, कुछ भी, तो वो खाली उसकी जो लिमिटेशन है वो 1/3 की है। तो 1/3 ऑफ दैट टोटल प्रॉपर्टी, टोटल एस्टेट, पहले 1/3 समझते हैं, 1/3 क्या है? 1/3 ऑफ द टोटल एक्चुअली नहीं है, एक्चुअली जितनी भी उसके पास प्रॉपर्टी है, उसमें हम पहले 2 चीज़ें उतारेंगे। उसमें से हम 2 चीज़ें क्या उतारेंगे? पहली चीज़, जब कोई इंसान मरता है, तो कफ़न के दौरान जो पैसा लगता है, वो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे किस-किस जगह पे पैसा लगता है। वो वाला पैसा उतारो। उसके बाद जो लोगों से उसने डेट लिया है, जो उस पे कर्ज़ा है, वो पैसा उतारो। उसके बाद जो प्रॉपर्टी बचती है, उसका 1/3 वो मस्जिद को दे सकता है, ज़कात में दे सकता है, फ़िदिया दे सकता है, बाकी कफ़ारा दे सकता है, जो भी होंगे वो आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वो 1/3 वो किसी को भी दे सकता है। बस वो लीगल एयर नहीं होना चाहिए। तो जैसे मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँ यहाँ पे, क्या, ताकि एक क्लियर हो जाए। एक फ़ादर है, हम उसी फ़ादर की बात करते हैं जिसको इस दुनिया से जाना है। एक फ़ादर की बात करते हैं। तो उसका एक सन है, उसकी एक डॉटर है, और उसकी वाइफ़ है, ठीक है? और उसके फ़ादर हैं। तो 4 रिलेशंस हमने लिए, फ़ादर, सन, डॉटर एंड वाइफ़, ठीक है? तो इस केस में लीगल heirs यही 4 होंगे, फादर होगा, वाइफ़ होगी, सन होगा, डॉटर होगा, यही 4 होंगे। और जब चाहे इसका अंकल हो या कोई भी और रिलेशन हो, ये 4 जो रिलेशंस है, ये बाकी सबको ब्लॉक कर लेते हैं। अब इन्हीं 4 में ये पूरी जो एस्टेट है, ये तक़सीम होगी। हाँ, फादर के साथ अगर मदर भी होगी, अगर मदर नहीं होगी तो खाली फादर, तो ये इन्हीं 4 में ये सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब ऐसे सोच लेते हैं कि जो अब इसकी डॉटर है, इस फादर की जो डॉटर है, जिसका मैंने अभी बोला, या इसका जो सन है, तो ये क्या कर सकता है, ये जो फादर है, ये अपने सन के सन को, या अपने डॉटर के सन को, या अपने अंकल को, या अपने किसी भी रिश्तेदार, या किसी भी नॉन रिलेटिव जो रिश्तेदार है भी नहीं, उसके लिए 1/3 दे सकता है। लेकिन ये ख़्याल रखना है कि वो लीगल हेयर तो नहीं है। देखो, वो अगर मेरा, ऐसा सोचो, अगर ग्रैंडसन होता है, अगर फादर जिसकी डेथ हो रही है, उसका ग्रैंडसन है, ठीक है? लेकिन ग्रैंडसन को तब तक कुछ नहीं मिलेगा, लीगली कुछ नहीं मिलेगा, अगर उसके फादर ज़िंदा है। मीन्स ऐसे सोचो, पहले ग्रैंडफ़ादर है, सॉरी, पहले फादर है, उसका सन है, फिर उसका सन है, और जो गुज़र रहा है, जो इस दुनिया से जा रहा है, वो फादर है। तो जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉपर्टी का, तो डायरेक्टली उसके बेटे को जाएगा। लेकिन अगर उसका बेटा भी ज़िंदा है, तो वो लीगल हेयर्स में नहीं आता है। लेकिन जो 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी है, वो अपने बेटे के लिए वो लिख सकता है, क्योंकि वो लीगल हेयर वहाँ पे नहीं बनता है। बट इन केस बीच वाला ये लिंक मिसिंग है, तो मतलब ग्रैंडसन ज़िंदा है, लेकिन सन ज़िंदा नहीं है, तो वो लीगल हेयर में आ जाएगा। तो अगर वो लीगल हेयर में आ गया, अब इसके लिए वो 1/3 में से कुछ नहीं लिख सकता। तो होप आपको समझ आ गया हो कि कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जो ब्लॉक करते हैं, और जब वो पता चल जाता है कहाँ पे ब्लॉक करते हैं, उसके बाद जो बाकी लोग बचते हैं, उनको 1/3 से दिया जा सकता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके होने से बाकी लोगों को नहीं मिलता है। तो इन इसके बारे में जो कैलकुलेशंस है, प्लस कौन-सा रिलेशन ब्लॉक करता है और कौन-सा ब्लॉक नहीं करता है, ये हम आगे देखेंगे आगे वाले सेशंस में। इसके बाद कौन-सी चीज़, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसमें ये चीज़ बोली गई है कि सपोज़ कि 18 इयर्स की एज में इंसान को समझा जाता है ये अडल्ट बन गया, ये मैच्योर बन गया, ठीक है? और कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसमें 21 बोला जाता है। तो इस चीज़ का भी ख़्याल रखें कि हम इस्लाम में जब ये शरिया फ़ॉलो करें, हम उस एज को ना लें जो एज कॉन्स्टिट्यूशन किसी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन ने रखी है। हम उन एजेस का ख़्याल रखें जो इस्लाम समझता है। सपोज़ अगर हमें किसी विटनेस को लेना है, कोई हम किसी सपोज़ किसी कंट्री में रह रहे हैं, वहाँ पे विटनेस को लेना इम्पोर्टेंट है अबव द एज ऑफ 21, ठीक है? लेकिन अगर अब हमें विटनेस लेना है अपने ऐसे केसेस में, जहाँ पे हमारा शरिया इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ पे जो इस्लाम ने कहा है कि विटनेस की एज क्या मिनिमम होनी चाहिए, या क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो वहाँ पे वो चीज़ फ़ॉलो होगी।
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। एज फैक्टर इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। जैसे मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँगा, एज का क्या लेना-देना है इससे। सपोज़ हम मान लेते हैं कि किसी ने वसीयत करी है, ये वसीयत भी हम डेप्थ में आगे सेशंस में पढ़ेंगे। किसी ने वसीयत करी है कि मान लो कि मेरे पूरी प्रॉपर्टी में से 10 लाख मैं मस्जिद बनाने के लिए, जब मैं मरूँगा ये 10 लाख मस्जिद बनाने के लिए दे देना। ठीक है? किसी ने वसीयत करी हुई है। तो उसके बाद जब वो मर जाता है तो देखा जाता है इसकी टोटल प्रॉपर्टी 15 लाख रुपए है और इसने 10 लाख मस्जिद के लिए दिए हैं। तो लेकिन जैसा मैंने बोला 1/3 से ज़्यादा तो किसी लीगल एयर्स के अलावा 1/3 के अलावा कहीं जा नहीं सकता, वो क्यों ना उसने मस्जिद के लिए भी कहा हो। तो उस केस में क्या होगा, जो लीगल एयर्स है वो आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि अब अगर 15 लाख इसके पास टोटल है, ये तो 5 ही लाख, क्योंकि 1/3 15 लाख का 5 लाख होता है, ये तो 5 ही लाख चाहे मदरसे को दे, मस्जिद को दे, उतना ही दे सकता है। लेकिन इसे वसीयत में 10 लाख रुपए लिखा हुआ है। तो अब ये क्या आपस में डिसाइड कर सकते हैं, क्या हम इसकी ये जो विश थी पूरी करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। इनके पास पूरा राइट है, ये भी बोल सकते हैं नहीं, हमारी शरिया इजाजत 5 ही लाख रुपए देती है, तो हम खाली 5 लाख दे देंगे, बाकी जो 10 लाख 15 में से बचे हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक, इसमें भी कोई गुनाह नहीं है। प्लस दूसरी चीज, अगर कोई लीगल एयर में से ये चीज चाहता है कि नहीं पूरा 10 लाख वहां पे दिया जाए, तो बाकी राजी नहीं है, तो जो राजी है बस वो दे दे। इसमें कोई फोर्स नहीं कर सकता है दूसरे बंदे को, नहीं तुझे देना ही देना है। प्लस तीसरी चीज जो एज के रिलेटेड मुझे बोलना है, अगर उसके लीगल एयर्स में उसका बेटा है और उसकी बेटी है या कोई भी है, ग्रैंडसन है, कोई भी है जो अभी माइनर है, जो भी छोटा है, और मान लो एक माइनर है जो भी छोटा है, जिसको जो इस्लामिक क्राइटेरिया से माइनर समझा जाता है, और जो बाकी लोग हैं उनकी एज वो अडल्ट्स माने जा रहे हैं, तो अडल्ट्स ने ये फैसला कर लिया कि नहीं 10 के 10 लाख हम मस्जिद को दे देंगे। तो उस केस में क्या होगा, जो माइनर है, जिसकी जो अभी हम समझ रहे हैं कि खुद से डिसाइड नहीं कर सकता, खुद से डिसीजन नहीं ले सकता, तो उसको जितना अपना हक है लीगल एयर का, जितना उसका फर्ज है, जितना शेयर है, उसको वो सारा मिलेगा। चाहे जो वो अब 10 लाख जो वो एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, वो खाली अडल्ट्स के शेयर में से कटेगा, वो उस माइनर के शेयर में से नहीं कटेगा। तो इसीलिए एज का यहाँ पे ये चीज़ लेना इनटू कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर माइनर होगा कोई और उसको शेयर में कुछ आता है, उस केस में उसको सारा ही रखना है। चाहे फिर बाकी अडल्ट्स क्या डिसाइड करे, वो ये भी बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम ये नहीं बोल सकते कि उस माइनर को कुछ नहीं चाहिए। पहले उसको अडल्ट बनने दो, उसके बाद वो डिसाइड करेगा इस प्रॉपर्टी का क्या करना है। तो दैट्स व्हाई एज का इसमें लेना देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो माइनर का कोई भी दूसरा बंदा ऐसा भी है, एक दूसरी एग्जांपल देता हूँ। सपोज मदर है, मतलब हस्बैंड गुजर गया, अब वाइफ है और बच्चे हैं। तो अगर बच्चा नाबालिग है या माइनर है, तो जो उनकी मदर है वो भी डिसाइड नहीं कर सकती है कि बच्चे के लिए जो हिस्सा आ रहा है उसका क्या करना है। वो बस उस हिस्से की गार्डियन बन रही है कि अपने बच्चे के लिए वो गार्डियन बन, वो नहीं बोल सकती कि इसको नहीं चाहिए, वो नहीं बोल सकती कि कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकती जिससे वो उससे जो वो हिस्सा है वो लिया जा सके। तो उसको पूरा हिस्सा रखना है, और अगर वो भी माइनर है, उस केस में उसका एक गार्डियन रखा जाएगा, जो ऑफ कोर्स उसकी मदर ही होगी, लेकिन उसको भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि उस पे वो वैसे ही यूज़ किया जाए, क्योंकि उसके फादर की तरफ से उसको मिला है। इस्लाम इस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इस्लाम इस चीज़ में बहुत ज़्यादा क्लियर है। वो उसके फादर से उसके लिए मिला है, तो उसकी अलग तरह से हिफाज़त की जाए, और वो जो मदर का है उसको अलग तरह से देखा जाए। तो होप ये क्लियर हो गया होगा कि एज का इसमें कितना इंपॉर्टेंट है। प्लस तीसरी नहीं चौथी चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जो वायलेट नहीं हम कर सकते, वो ये चीज़ है कि तब तक हम शेयर नहीं कर सकते, तब तक हम स्टार्ट नहीं कर सकते लीगल एयर्स को पैसा देना, जब तक सारा कर्जा उतराना हो। तो सबसे पहले अगर कर्जे हो पहले ये चीज़ ऐलान किया जाए, ये चीज़ बोला जाए कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनसे कर्जा लिया गया है, वो पहले आ जाओ, कुछ टाइम दे दो। जो ही वो टाइम मुकम्मल हो जाए, खत्म हो जाए, उसके बाद ही लीगल एयर्स को स्टार्ट करना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है? तो इसमें और एक चीज़ ये है कि जो मैंने कल भी बोला कि एस्टेट है कोई जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उस केस में ये चीज़ ख्याल रखी जाए कि ये चीज़ क्लियर हो, जो लीगल एयर्स है वो ही लीगल एयर्स है। ऐसा ना हो कि कोई इमोशनली कोई मरते हुए कुछ ऐसा कह दे, या फिर इंसान इमोशनल हो जाए और किसी ऐसे एक बंदे को इस विरासत में, इस पूरे तरीका में, इस पूरे एस्टेट में हिस्सा दे दिया जाए जो लीगल एयर ना हो। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाए, क्योंकि ये उसका हक नहीं होता है, बाकी लोगों का हक होता है। ठीक है? और जैसा कि मैंने कल भी बोला, अल्लाह ताला ने क्लियरली कुरान में बताया है कि यू पीपल डोंट नो कि कौन तुम्हारे लिए कितना बेनिफिशियल है। तुम्हारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल तुम्हारे लिए बेटा है, या तुम्हारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल तुम्हारा बाप है, तुम्हारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल तुम्हारी वाइफ है, या तुम्हारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल तुम्हारी बेटी है। यू डोंट नो, खाली अल्लाह जानता है। और इसीलिए अल्लाह ने ये फिक्स शेयर्स रखे हैं हर किसी रिलेशन में। तो डोंट वायलेट देम, यू डोंट नो। ठीक है? इसके बाद हम कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि वो चीज़ें जो हम प्रेफर क्या करें, हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट इस चीज़ में चले कि जो ही किसी इंसान की एस्टेट काउंट की जाए, जो ही किसी इंसान की प्रॉपर्टी काउंट की जाए कि कितनी है, उस केस में हम ये चीज़ देखें कि हम किस-किस चीज़ को इस चीज़ में डाल रहे हैं, किस-किस चीज़ को काउंट कर रहे हैं। सपोज़ हम कभी भी ऐसी चीज़ को काउंट ना करें जो उस बंदे ने हराम तरीके से कमाई हो।
तो इसमें काफ़ी कुछ आता है हराम तरीके से, जैसे कोई भी ऐसी चीज़ जो उसने रिश्वत के तौर पे ली हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो उसने जुए में जीती हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो उसने चोरी करके ली हो, तो इस चीज़ का ख़्याल रखें कि ये चीज़ हम काउंट ना करें उसमें। तो इसका क्या करेंगे ये भी मैं आगे बताऊँगा, लेकिन ये काउंट ना करें, क्योंकि अगर हमने ये काउंट किया तो उसने तो ये हराम लिया था। तो ये हराम माल जो है, ये तक़सीम होगा लोगों में, तो लोगों तक फिर से हराम पहुँचेगा। तो इस चीज़ का पहले ख़्याल रखा जाए कि ये बंदे ने मतलब ऑब्वियसली काफ़ी कुछ पता होती है। आज तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट ऑब्वियस ये चीज़ पता होती है कि कौन कैसा शख़्स था, कौन कैसा था। तो उस तरीके से देखा जाए कि हम इन चीज़ों को काउंट ना करें। ठीक, दूसरी चीज़ इसमें ये चीज़ कि अगर कोई भी इंश्योरेंस किया गया है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, कोई भी इंश्योरेंस है, जिससे ये चीज़ पता है कि कल को जब ये इंसान मरेगा, तो इतना पैसा बैंक से मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा। तो इसमें इस चीज़ का ख़्याल रखा जाए, उतना ही एस्टेट में लिया जाए, उतना ही काउंट किया जाए, जितने इसने खुद इंस्टॉलमेंट्स भरे हैं। तो अगर ये पिछले 10 साल से इंस्टॉलमेंट्स भरते आ रहा है, 15 साल से आ रहा है या 5 साल से आ रहा है, जितना भी उसने इंस्टॉलमेंट भरा है, सपोज़ उसने 10 लाख का इंस्टॉलमेंट भरा है, 10 साल क मतलब उसने टोटल इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है वो 10 लाख रुपए भरा है, लेकिन जो उसका जो उसका लाइफ इंश्योरेंस अमाउंट है वो 1 करोड़ रुपए है। तो इस चीज़ का ख़्याल रखा जाए, जो एस्टेट है वो 10 ही लाख काउंट की जाएगी, जितना जितना उसने यहाँ से भरा है। जो वहाँ से वो 90 लाख एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, वो रिबा है। वो बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के लिए हराम है। तो ये ख़्याल रखा जाए, तो ये ऑब्वियस है कि आज कोई इस चीज़ का ख़्याल नहीं रखता, लेकिन हमें वहाँ की तरफ नहीं देखना चाहिए। लेकिन ये चीज़ क्लियर क्लियर हो कि ये चीज़ हम यूज़ ना करें, ये चीज़ हम इस स्टेट में ना लाएँ। ये हराम चीज़ हम ऐसा ना कर कर बैठे कि हराम चीज़, एक हराम चीज़, हम अल्लाह ताला के कलाम मतलब एक हलाल चीज़ से खुद पे हलाल बनाएँ। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर वो पहले ही हराम चीज़ है, तो हम ये चीज़ नहीं बोल सकते कि अल्लाह ताला ने ये शेयर्स बोले तो हम हलाल तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। कोई भी हराम चीज़ हलाल तरीके से हलाल नहीं बनती, वो हराम ही रहती है। ठीक है? उसके बाद और एक चीज़ कि इन केस ऐसा सपोज़ जो इंसान इस दुनिया से गया, उसके वो बैंक में उसने अपने मकान के कागज़ रखे हैं, मतलब गिरवी रखा है, गिरवी जिसको बोलते हैं। मतलब उसको कभी पैसों की बैंक से ज़रूरत थी, लोन लेना पड़ा, कुछ करना पड़ा, तो उसने अपना दुकान, अपना मकान या कोई भी गोल्ड कुछ भी गिरवी रख लिया, तो अब वो गुज़र गया। तो इस चीज़ का ख़्याल रखा जाए कि उसमें पहले इम्पोर्टेंट क्या है, जो चीज़ गिरवी रखी गई है, उस चीज़ को भेजा जाए, चाहे बैंक के पास जाए या जहाँ पे भी उसने गिरवी रखा है, किसी इंसान के पास ही गिरवी रखा है, वो चीज़ भेजी जाए। उसके भेजने के बाद जिसके पास उसने वो गिरवी रखा था, पहले उसका कर्ज़ा उतारा जाए। तभी उसके पास गिरवी है, जब पहले कुछ कर्ज़ा उसने उससे लिया होगा, जब वो डेट में होगा। तो पहले वो ख़त्म किया जाए, वो ख़त्म करने के बाद जो पैसा बचे, उसको हम एस्टेट में काउंट करें, उसको हम उसकी प्रॉपर्टी में काउंट करें। ठीक है? इन केस अब जो चीज़ गिरवी रखी है, उसका उतना अमाउंट नहीं है, जितना उस गिरवी जिसके पास रखा है, जितना उससे कर्ज़ा लिया है। तो उस केस में उसके साथ ना छेड़ा जाए। जो चीज़ उसके पास गिरवी है, वो उसी में से वो अपना पैसा ले लेगा, लेकिन वो उस गिरवी हुई चीज़ पे किसी को हक नहीं है। तो हम हमेशा पहले कोशिश करते हैं कि कर्ज़े उतर जाएँ, उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है? उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अब ये चीज़ें फिज़िकल नहीं है, ये चीज़ें राइट्स की बात होंगी। जैसे मैं ऐसे समझाऊँगा, सपोज़ जो इंसान इस दुनिया से जाता है, वो किसी पार्टनरशिप में है। मतलब उसने किसी के साथ बिज़नेस एक कर रहा है और वो बिज़नेस पार्टनर है उसका, ठीक है? तो ऐसा मान लो 50% ऑफ द बिज़नेस उसका है, 50% किसी और का है। तो जो ही वो इस दुनिया से जाता है, एट दैट वेरी मोमेंट वो बिज़नेस पार्टनरशिप जो है वो खत्म हो जाती है। तो उस मोमेंट से जो भी अब उस बिज़नेस में पैसा कमाया जाएगा, वो खाली बाकी पार्टनर्स का होगा, लेकिन उसका नहीं होगा। उसका बस तब तक प्रॉफ़िट काउंट किया जाएगा जिस मोमेंट तक वो उस बिज़नेस में था, जब तक वो ज़िंदा था। तो इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखा जाए, क्योंकि इसमें अक्सर ये चीज़ देखा जाता है कि वो बिज़नेस का पार्टनर होता है, फिर इस पे लड़ाइयाँ होती है, बाकी चीज़ें होती हैं, लेकिन इस्लाम ने इसको सिंपल बनाया है, शरिया ने हमारे इसको सिंपल बनाया है, जब तक वो इस दुनिया में है तभी तक वो पार्टनर है, और जब फिर उन लोगों से हिसाब करना हो, बिज़नेस का हिसाब करना हो, बस उस दिन तक किया जाए, जिस दिन तक वो इस दुनिया में था। प्लस तो ये राइट की बात थी, मतलब बिज़नेस राइट की बात थी। इसमें दूसरी चीज़ आती है कि सपोज़ ऐसा है कि कुछ राइट्स ऐसे हैं जो उसके इनहेरिटर्स हैं, जो उसके लीगल हेयर्स हैं, उनको पास हो जाते हैं। मतलब ये जो पहली चीज़ थी ना, कि अगर कोई बिज़नेस पार्टनर था, तो जो उसके लीगल हेयर्स हैं, वो भी उसके फिर बिज़नेस पार्टनर नहीं बनते हैं। मतलब जो ही वो इस दुनिया से जाता है, तो उस केस में वो बिज़नेस से बाहर हो जाता है। तो जो उसके लीगल हेयर्स है, उसका बेटा है, बाकी है, वो उस बिज़नेस के पार्ट नहीं बनते, जब तक कि वो बाकी जो पार्टनर्स हैं, वो उसको पहले माने ना। तो ये कोई हक नहीं देता है कि अगर किसी का बाप गुज़र गया, तो उसका जो बेटा है, अब वो उनका बिज़नेस पार्टनर बन गया। ये कोई हक नहीं देता है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है जो उसका बेटा है, तो वो भी उसी तरह का हो, उसी मेंटालिटी का हो, उसी किरदार का हो, जिस किरदार का उसका बाप था। तो मेबी जो पार्टनर्स है बाकी, उन्हें उसके बाप में कोई क्वालिटी देख के, कुछ देख के उसको पार्टनर बनाया हो। लेकिन उसका बेटा वैसा ना हो, तो प्रॉब्लम्स ना आगे बिज़नेस में क्रिएट हो। तो ये बिल्कुल दिमाग में रखें कि किसी का बेटा होना या किसी का लीगल हेयर होना, ये राइट नहीं देता है कि आप
जिस पार्टनरशिप में, जिस बिज़नेस में आपका फ़ादर पार्टनर था, आप भी उसके पार्टनर बन जाते हैं। ये बिल्कुल वो राइट नहीं मिलता। लेकिन जो राइट मिलता है, वो ये राइट मिलता है कि सपोज़ मेरे फ़ादर को किसी के, सपोज़ हम ऐसे अज़्यूम कर लेते हैं कि जो इस दुनिया से गया, उसको एक ऐसा राइट दिया गया है या उसके साथ एक कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया गया है कि सपोज़ हम ऐसे मान लेते हैं कि कोई प्रॉपर्टी उसने खरीदी, उसकी जो सड़क है, अक्सर सड़क का ये मामला आ जाता है कि उसके साथ एक एग्रीमेंट किया गया कि इस प्रॉपर्टी की सड़क यहाँ से होगी, इतने फीट की होगी, ठीक है? तो ये जिस शख्स उस शख्स के साथ किया गया था ये एग्रीमेंट, जो इस दुनिया से चला गया, तो जो ये बाकी लीगल हेयर्स है, ये राइट उनको मिल जाता है। तो कोई जैसे बिज़नेस का राइट है, वो नहीं पास हो जाता है, वो आगे नहीं जाता है लीगल हेयर्स के पास। लेकिन जो ऐसा राइट है, कौन-सा वाला? जैसे कोई सड़क का राइट हो या पैसेज का राइट हो, तो ये लीगल हेयर्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ है इस्लाम में जिसको बोलते हैं हक़ शुफ़ा। ये क्या होता है? ये अक्सर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस चीज़ के बारे में हम मुसलमानों को बहुत कम पता है, लेकिन ये हर घर में होता है। वो क्या चीज़ है? सपोज़ इसको इंग्लिश में एक्चुअली बोलते हैं प्रीएम्प्टिव राइट्स। इसमें क्या होता है, सपोज़ हम क्या एक ऐसी सिचुएशन लेते हैं जिसमें 2 भाई घर में रह रहे हैं, ठीक है? या मेरे फ़ादर और मेरे अंकल रह रहे हैं। तो जो मेरे अंकल हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं अब इस घर में नहीं रहूँगा, मैं कहीं बाहर जाता हूँ रहने के लिए। तो मैं घर से में भी जगह कम हो या उसको जगह अच्छी ना लग रही हो, कोई भी रीज़न हो सकता है। ये हर घर में होता है। तो अब जो मेरे अंकल हैं सपोज़ वो कह रहे हैं कि मैं अब इस घर में नहीं रहूँगा, तो मुझे कहीं दूसरी जगह जाना है। तो जो मेरा अब इसमें शेयर है, इस घर में जो मेरा शेयर है, वो क्या करो, वो मुझसे खरीदो या ये मुझे बेचना है। 2 चीज़ें होती हैं। या तो वो बोलेगा मुझे ये बेचना है या तो बोलेगा ये तुम ही लोग मुझसे खरीदो। तो इस चीज़ में इस्लाम क्या बोलता है, हमारा शरिया क्या बोलता है? शरिया इस चीज़ में बोलता है कि जिसको बोलते हैं प्रीएम्प्टिव राइट्स। इसमें क्या होता है, सबसे पहला हक वो खरीदने का उसके भाई का है, सबसे पहला हक। मीन्स सबसे पहले मेरे अंकल की जो प्रॉपर्टी है वो उसके भाई मतलब मेरे फादर को ही खरीदने का राइट है। और जब तक मेरा फादर डिनाई नहीं करेगा खरीदने से, तब तक कोई दूसरा नहीं खरीद सकता उस प्रॉपर्टी को। डज़न्ट मैटर वो कितना पैसा भी दे रहा हो। जस्ट कीप इट क्लियर, एज़ सिंपल एज़ दैट। इसको क्लियर रखो। होता क्या है, जहाँ जब इस्लामिक निज़ाम था, जब अगर हम खुलफाए राशिदीन की बात करें, उस दौर में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए थे। तो होता क्या था कि किसी को कुछ बेचना होता था, वहाँ पे रिश्तेदारी तो छोड़ो, एक नेबर कंप्लेंट करता था खलीफा के पास और बोलता था इसने कैसे किसी स्ट्रेंजर को यहाँ पे लाया। एक नेबर बोलता था इसने कैसे किसी स्ट्रेंजर को यहाँ पे ये प्रॉपर्टी बेच दी, तो मेरे को इससे प्रॉब्लम हो गई। तो इसने कैसे? तो क्या करता था उस दौर के खलीफा, क्या करते थे, वो उस एग्रीमेंट को नल एंड वॉइड करते थे, पैसा उसको वापस देते थे, जिसने वो खरीदा होता था, उस स्ट्रेंजर को पैसे वापस दिए जाते थे और नेबर को वो राइट दिया जाता था खरीदने के लिए। ठीक है? इसको बोलते हैं प्रीएम्प्टिव राइट्स। तो सबसे पहला हक होता है जो वहाँ पे रह रहा है। और अगर सपोज़ मेरे फादर यहाँ पे रहना चाहते हैं और जो मेरे अंकल है वो यहाँ से निकलना चाहते हैं, तो सबसे पहला राइट मेरे फादर का है खरीदने का। और इस केस में इस्लाम ये पूरी इजाज़त देता है कि जिस प्राइस पे, जिस पैसे पे किसी स्ट्रेंजर को भेजा जाए, सबसे पहले किसी नेबर को भेजा जाए, उसके बाद किसी स्ट्रेंजर को भेजा जाए, उससे कम का ही अपने रिलेटिव को भेजो। ठीक है? तो इस्लाम इसकी पूरी शरिया में इसकी पूरी इजाज़त है। ठीक है? और अगर उसके पास अब मेरे अंकल ने सपोज़ वो पैसा कम किया, उसने बोला मैं ₹10 का नहीं, मैं ₹10 का स्ट्रेंजर को भेजूँगा, लेकिन मैं तुम्हें ये ₹8 ही का भेज रहा हूँ। और तो कम किया 20%, लेकिन अब मेरे फादर के पास ये ₹8 भी नहीं है और वो अब डिनाई कर रहा है कि नहीं मेरे पास ये पैसा नहीं है, मैं नहीं खरीद सकता। तब जाके पहले किसके पास फिर जाना है? तब जाके पहले नेबर के पास जाना है। तो डायरेक्टली किसी थर्ड पर्सन के पास नहीं जा सकते इंसान। तो तब जाके पहले नेबर को बोलना है ठीक है, अब इसको ₹8 का बेच रहे थे तो नेबर को भी कुछ कम करना पड़ेगा। तो एक्चुअल अगर प्राइस मार्केट प्राइस ₹10 है तो नेबर बोलना इंपॉर्टेंट है कि मैं तुझे ₹9 ही में देता हूँ। तो हमारा शरिया बिल्कुल ऐसे चलता है। तो उसके बाद जब वो भी डिनाई करेंगे, मे बी उनको ज़रूरत ना हो, मे बी वो खरीदना ना चाहे, तो उसके बाद तीसरी चीज़ आ जाती है, फिर तुम थर्ड पार्टी किसी भी मार्केट में किसी को भी बेच सकते हो। लेकिन जब पहले दोनों लोग डिनाई करें। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया, इसको बोलते हैं प्रीएम्प्टिव राइट। अब क्या ये इनहेरिटेंस में पास हो जाता है? व्हाट आई मीन इज़, अगर जो इंसान गुज़र जाता है, उसके बाद वो जिसका नेबर है, जो गुज़र गया वो जिसका नेबर है, तो उसका नेबर कुछ भेजना चाहता है, तो वो गुज़र गया। मानो नेबर नहीं, मानो जिस नेबर से मैं कोई एक मेरा एक ऐसा नेबर है जो इस दुनिया से चला गया, ठीक है? या वो कुछ भेजना, जो मेरा नेबर है, ऐसा ले लो जो मेरा नेबर है वो कुछ भेजना चाहता है, तो मैं खरीदना चाहता हूँ वो प्रॉपर्टी, तो मेरे को पहला हक है क्योंकि मैं उसका नेबर हूँ। लेकिन मैं इस दुनिया से गुज़र गया, मैं इस दुनिया में नहीं रहा। तो जो मेरे लीगल हेयर्स हैं, क्या उनको ये राइट मिलेगा पहला ये खरीदने का मेरे नेबर से? नहीं, ये राइट नहीं मिलेगा। तो वो खाली राइट मुझे था, जो मेरे लीगल हेयर्स हैं, हो सकता है जो मेरे लीगल हेयर्स है, मेरी बेटी है और वो कहीं दूसरी जगह रह रही है, उसको ये राइट नहीं मिलेगा। हो सकता है मेरा बेटा मेरा लीगल हेयर है, वो दूसरी जगह रह रहा है, उसको ये राइट नहीं मिलेगा। तो बस उस बंदे को ही वो राइट मिलेगा, जो बंदा उसका नेबर है, प्लस दूसरी चीज़ उसका होना ही इम्पोर्टेंट है। अगर वो इस दुनिया में नहीं है, ये वाला राइट ट्रांसफ़र नहीं होता है, जो उसके बाकी लीगल हेयर्स हैं। ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट था प्रीएम्प्टिव राइट्स का। क्या प्रीएम्प्टिव राइट्स ट्रांसफ़र होते हैं? प्रीएम्प्टिव राइट्स तब तक ट्रांसफ़र नहीं होंगे अपने लीगल राइट्स में, लीगल हेयर्स में, जब तक कि वो भी उसके नेबर ना हो। ठीक है? उसके बाद और एक चीज़, सपोज़ हमने ऐसा किया है कि
मैंने मान लो किसी इंसान से कोई चीज़ ले ली, सपोज़ मैंने किसी से कैमरा ले लिया और मैंने उसे बोला मुझे 30 डेज़ के लिए कैमरा चाहिए। तो अभी दूसरा, तीसरा या चौथा ही दिन है और मेरे पास वो कैमरा है और मैं मर जाता हूँ। तो अब इस कैमरा का क्या करना है? मैंने उसे 30 डेज़ के लिए लिया था। जो मेरे लीगल हेयर्स हैं, उनको उसी टाइम वो वापस उसको लौटाना है। तो अगर मैंने ज़्यादा टाइम के लिए भी वो चीज़ परमिशन माँगी थी उसे लेने के लिए, लेकिन जब भी मैं इस दुनिया से जाता हूँ, तो वो राइट खत्म हो जाता है। मेरे लीगल हेयर्स को वो राइट नहीं मिलता है वो चीज़ यूज़ करने का, तो उसी टाइम वो उसको लौटानी है। और एक चीज़ कि ऐसा मान लेते हैं मैंने किसी से कोई चीज़ खरीदी और मैंने अब पहले केस में मैंने खरीदी नहीं थी, मैंने उसे वो बस चीज़ ऐसे ली थी यूज़ करने के लिए। दूसरे केस में ऐसा है कि मैंने किसी से कोई चीज़ खरीदी और उसको ये चीज़ बोला कि मैं पहले 3 दिन तक ये टेस्ट करूँगा और 3 दिन तक अगर मैंने टेस्ट करके मुझे लगा ये डिफेक्टिव है या मेरे काम का नहीं है, तो मैं ये लौटा दूँगा, ठीक है? और मेरी डेथ हो जाती है सेकंड डे पे या फर्स्ट डे पे मेरी डेथ हो जाती है। क्या बाकी 2 दिन जो बचे मेरी जो लीगल राइट्स है वो उसको वापस कर सकते हैं? इसकी बस एक कंडीशन है वो उसको वापस कर सकते हैं, वो चीज़ जो उसने खरीदी थी अगर वो डिफेक्टिव होगी। इसमें पसंद और नापसंद का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। जब मैंने उससे बोला कि मैं तुमसे ये चीज़ ले रहा हूँ, तो मुझे तुम 5 दिन के लिए दे दो। अज़्यूम कर लो अगर 5 दिन तक मुझे लगा मुझे नहीं खरीदनी थी, मैं तुम्हें रिटर्न करूँगा, ठीक है? तो मेरे पास तब जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मेरे पास हर कोई राइट है उसको 5 दिन तक ये वापस देने का। लेकिन अगर मैं मर जाता हूँ, जो मेरे लीगल heirs हैं, वो खाली एक कंडीशन में वापस इसको दे सकते हैं, वो ये कंडीशन है कि वो चीज़ डिफेक्टिव हो। चाहे उनको ये चीज़ पसंद है, उनको ज़रूरत है, ना ज़रूरत है, उससे कुछ लेना-देना नहीं है। बस अगर डिफेक्टिव होगी, तब जाके उसको वापस कर सकते हैं, उसे पैसा वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर डिफेक्टिव नहीं होगी, चाहे उनको यूज़ है, यूज़ नहीं है, पसंद नहीं है, वो कभी भी रिटर्न नहीं कर सकते। ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें थी, जिन वायलेशंस का हमें ख़्याल रखना चाहिए कि इस तरह से वायलेट ना हो और ये इन चीज़ों का हमें ख़्याल रहे, जो ही हम कोई इंसान गुज़र जाता है। तो इसके बाद हम अब डिस्कस करेंगे 3 चीज़ें ऐसी कि जो ही हम लीगल एयर्स को स्टार्ट करें, लीगल एयर्स में बाँटना स्टार्ट करें, उससे पहले 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली, जो आ जाती है हमारी फ्यूनरल में, मतलब उसमें क्या-क्या चीज़ें आती है, मेबी अगर जिसने भी ये चीज़ देखी हो कि जब कोई गुज़र जाता है, क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है, सबसे पहले कॉल किया जाता है उस बंदे को, उस कब्रिस्तान का जो देख-रेख कर रहा होता है कि हमें कब्र खोदनी है, तो कब्र खोदी जाती है, वो अपना पैसा लेता है कब्र खोदने का। सिटी में तो ये बहुत ज़्यादा है, गाँव में तो सब कुछ फ्री हो जाता है। अब मैं सिटी की बात करता हूँ। तो सबसे पहले कब्र खोदने वाले को पैसा देना है। तो उसके बाद जब हम किसी को गुस्ल के लिए लाएँगे, क्योंकि किसी को पता नहीं होती गुस्ल कैसे करना है, तो हम गुस्ल के लिए एक बंदे को लाते हैं। अगर मेल होगी तो मेल को, फीमेल होगी तो फीमेल को, तो उसको भी पैसा देना है और यहाँ पे कितना ब्लैकमेल करते हैं, अगर औरत होगी तो उसके बाद वो सोना भी ले लेती है। कभी इंशाल्लाह इसमें अलग सेशन रखेंगे, हाउ नॉट टू गेट ब्लैकमेल्ड इस चीज़ में, क्योंकि वो भी तुम्हें गुनाह कर रहे हो। तो उसको भी पैसा देना है जो गुस्ल करेगा। उसके बाद फिर कफ़न का पैसा, अगर मेल है तो 3 पीसेस ऑफ क्लॉथ लगते हैं, अगर फीमेल है तो 5 पीसेस लगते हैं। ये पता, आई होप ये चीज़ पता हो तुम लोगों को, क्योंकि जब खुद इस दुनिया से हम जाएँगे, हमें पता हो कि हमें क्या पहनाया जाएगा। उस चीज़ के लिए तैयार हो और बेटर हो खुद ही खरीदे और बेटर हो वो रेडी भी रखे अपने कमरे में किसी कोने में रेडी भी रखे। क्योंकि क्या पता, क्योंकि ये भी चीज़ है कि जब कहीं ट्रैवल के लिए जाओ, कहीं आउट ऑफ कंट्री जाओ या किसी ऐसी जगह में जाओ जहाँ पे तुम्हें नहीं पता मेरा अपना हो, बेटर है अपना कफ़न लेके जाओ, क्योंकि क्या पता फिर वहाँ पे कोई दूसरा कफ़न भी ना दे। तो ये पता होनी चाहिए क्या इम्पोर्टेंट है। जैसे कफ़न में 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है फॉर अ मेल। एक तो आउटर गारमेंट होता है, ये मैं एडिशनली बता रहा हूँ। एक तो आउटर गारमेंट होता है, प्लस लोअर होता है और प्लस ऊपर वाला पार्ट होता है, और फीमेल के लिए जिसको कमीज़ बोलते हैं एक्चुअली। एक आउटर गारमेंट होता है, कमीज़ होता है और लोअर होता है। और जो फीमेल होती है उसके लिए 5 चीज़ें होती हैं। तो ये 3 चीज़ें होती है, उसके लिए उसके बाद 2 चीज़ें अलावा होती है। एक होती है सर का कपड़ा। तो इस चीज़ का भी ख़्याल रखो, जिसने इस दुनिया में कभी कवर नहीं किया है, जो हिजाब से बिल्कुल उसको एक कॉन्सेप्ट नहीं है हिजाब का। लेकिन जब वो इस दुनिया से जाएगी ना, उसको हम फ़ोर्सिबली मुस्लिम्स उसको हिजाब करवाएँगे और अल्लाह ताला से जब मिलवाएँगे तो उसको हिजाब में ही मिलवाएँगे। जब प्रॉफ़िट से मिलेगी तो हिजाब करके ही मिलेगी। तो अगर हिजाब का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बिल्कुल एक दिल में ना एक इफ़ेक्ट पड़ना चाहिए। मैंने क्या दुनिया में मैं कैसे हूँ, लेकिन जब मैं इस दुनिया से जाऊँगी तो मुझे कवर करके ही भेजेंगे। तो 2 क्लॉथ जो ऐड हो रहे हैं, वो एक तो सर का है प्लस चेस्ट का है। ये 2 चीज़ें लड़की में ऐड हो जाते हैं। तो एक तो ये खर्चा बढ़ेगा, उसके अलावा 3 खर्चे आ गए। एक तो गुस्ल वाले का आएगा, कब्र वाले का आएगा, कफ़न का आएगा। चौथा ये भी आएगा, जब उसको फिर ट्रांसपोर्ट करना है, उसकी डेड बॉडी को ट्रांसपोर्ट करना है, गाड़ी में या लोड कैरियर में चढ़ाना है और उसको वहाँ तक लेके जाना है। ऑब्वियसली वो भी पैसा माँगेगा, तो वो भी खर्चा इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये 4 खर्चे जो है, ये हम मेन खर्चे मानते हैं इस चीज़ में। उसके अलावा फिर जो खर्चे हैं, हमें क्या खर्चे हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल एंड कल्चरल खर्चे हैं, जैसे हमें चौथे पे खाना खिलाना है, हमें बाकी हमें रस्में करनी है, बाकी चीज़ें करनी है। प्लीज़ नोट इट, वो कहीं पे भी हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। और अगर मान लो 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 1 बेटा, 1 बेटी है, जो क्या बोल रहे हैं, सपोज़ 3 बेटे हैं, ऐसे मैं बताता हूँ 3 बेटे हैं और 1 बेटा बोल रहा है कि नहीं, नहीं, हमें चौथे पे ये सब करना है।
हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, हमें वाज़वान करना है, व्हाटएवर जो सब जगह होता है। तो जो कह रहा है ना वो अपने पैसे से करे। उसकी प्रॉपर्टी में से कम नहीं होगा, बाकी लीगल एयर्स इसे सफ़र नहीं करेंगे। बाकी लीगल एयर्स को जितना राइट है उस प्रॉपर्टी में से, मान लो 2 लाख खर्चा किया, 3 लाख खर्चा किया, दूसरे बंदे को उससे कुछ लेना-देना नहीं है। जिसको जिसको ये बिदा करनी है, वो अपने पैसे से कर ले, उस गुनाह में खुद शरीक हो जाए। लेकिन जो बाकी लीगल एयर्स हैं, उनको इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए, हमारा पैसा इस बिदा में तो नहीं लग रहा है। उस टाइम पे मुँह बंद नहीं करना है, इसकी भी पूछताछ होगी। तो इस चीज़ का ख़्याल रखा जाए कि इसके अलावा जो भी पैसा लगता है, किसी भी तरह से, उस चीज़ को अवॉइड किया जाए। अब किसी को शौक है, कुछ लोग बोलते हैं वन क्या न्यून दुनिया मस्त वंद मोसी, पता नहीं इसका क्या लॉजिक है। ये तो हमारे सहाबाओं के टाइम नहीं किया गया, जो कि इतने मतलब उनके साथ हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो हम कौन होते हैं। तो इस चीज़ का ऑब्वियसली ख्याल रखा जाए कि उसमें अगर किसी को करना है तो उसके वो खुद अपना पैसा निकाले, खुद कर ले, लेकिन दूसरे लीगल एयर्स के साथ इनजस्टिस नहीं करना। वो फिर पैसा उसमें से नहीं उतारना कि हमें 2 लाख रुपए यहाँ पे खर्चा हुआ तो ये उसके एस्टेट में से, उसकी प्रॉपर्टी में से उतरेगा। उसकी प्रॉपर्टी में से बस यही 4 खर्चे उतरेंगे, जो कब्र वाले को देना है, बाकी जो चीज़ें देनी है। और अगर ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया, इसमें भी कोई पैसा नहीं लगा, उसने पहले कफ़न भी अपना रखा है और गुस्ल भी अपने ही बेटे ने दिया, जनाज़ा भी अपने ही बेटे ने पढ़ाया, और उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट किया वो भी किसी ऐसे शख्स ने किया जिससे पैसा नहीं लिया, और कब्र भी उस बंदे ने खोदी जिसमें उसने कुछ पैसा नहीं लिया, तो कोई भी चीज़ सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। इस चीज़ का ख्याल रखना, कोई भी चीज़ सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है डेट्स। तो डेट्स में क्या आता है? कर्जा, कितना कर्जा है उसको बाहर वाले लोगों का। तो इसमें एक चीज़ ख्याल रखी जाए, हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि सबसे पहले ये चीज़ कि कर्जदार जब खड़ा हो जाएगा दरवाजे पे, उसको हम तब कर्जा दे सकते हैं जब पहले बेयर मिनिमम उसको दफन किया गया हो जो मर गया हो। अगर तब तक कुछ पैसा लग रहा है ना, तो उसको अगर कम ही पैसा है, बहुत कम पैसा है, वो पहले इसी कफन और इसी पे लगाना है कि वो कब्र में चला जाए। उसके बाद जो पैसा बचता है वो स्टार्ट करना है कर्जदारों को देने का। स्टार्ट कर्जदारों से नहीं होगा, और मयत अभी बाहर बाहर ही वेट कर रही होगी। तो सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है मयत को दफन करने में। जब वो दफन होगी तो पहला स्टेप है जो कर्जदार है उनका कर्जा उतारा जाए। और यहाँ तक ख्याल रखना है कि जो इस दुनिया से गया, उसके पास जो पैसा है वो बहुत कम है, मानो बहुत कम है, और जो कर्जदार मेरे दरवाजे पे खड़े हैं उसके, वो कर्जा बहुत ज़्यादा है। और जैसा कि मैंने बोला, मेल के लिए इंपॉर्टेंट है 3 पीसेस ऑफ क्लॉथ, 3 पीसेस ऑफ क्लॉथ उसके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस ये चीज़ देखी गई कि जो कर्जदार है, जो बंदा आया है जिसको पैसा देना है, उसको उसके लिए कुछ पैसा कम पड़ रहा है। तो ऐसा भी किया जा सकता है, शरीयत में ये चीज़ बोली गई, उसको 3 नहीं 2 ही पीसेस में कवर करो। उसको 3 नहीं, उसको 2 ही पीस, मिनिमम 2 पीसेस में उसको कवर करो, और जो 1 पीस का पैसा बच गया वो कर्जदार को दे दो। इतना इंपॉर्टेंट है कर्जा। इस कर्जे पे मैं और कुछ बताना चाहूँगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताऊँगा। उन्होंने उन्होंने इस दुनिया में वो मतलब ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो रहमत लिल आलमीन है। इस दुनिया में भी रहमत, अगली दुनिया में भी रहमत। उनने ऐसा सोचो कि जो सरदार था, किसका सरदार था? हिपोक्रेट्स का, जिसका नाम था अब्दुल्ला बिन उबय। वो एक ऐसा बंदा था, उसके बारे में क्या कहना, अगर किसी ने देखा हो, किसी ने पढ़ा हो, उसको अच्छे से पता होगी। वो एक ऐसा शख्स था कि जब हमारी उहुद की जंग थी, हम 1000 थे तादाद में, हम 1000 थे तादाद में, तो एक्चुअली नहीं 1300 थे हम तादाद में, और वो डर गया, उसको लगा अब जंग होने वाली है। उसने 300 जो मुसलमान 300 लड़ रहे थे हज़रत मोहम्मद की साइड से, उसने उनको बोला नहीं हम नहीं लड़ेंगे, और उसने बैक ट्रैक किया, वो वापस चला गया। तो वो ऐसा शख्स था अब्दुल्ला बिन उबय। वो एक ऐसा शख्स था, वो एक ऐसा हिपोक्रेट था, एक साइड से ऐसा था, दूसरे साइड से ऐसा था कि जो ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बोलते थे नमाज के बाद कि मुझे सरवन देना है, मुझे कोई खुतबा देना है, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, तो वो खड़ा हो जाता था, और खड़ा होके बोलता था किनको? हमारे साहबियों को, हज़रत अली को बोलता था, हज़रत उमर को बोलता था, हज़रत अबू बकर को बोलता था कि क्वाइट, चुप हो जाओ। मतलब हिपोक्रेसी की लिमिट होती है। और सब साहबियों को बोलता था वहाँ पे, सबको बोलता चुप हो जाओ, जो हमारे प्रॉफिट है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको कुछ बोलना है, चलो आगे-आगे इनकी बात सुनो। तो खुद भी फिर सबसे आगे बैठ जाता था। तो ऐसा हिपोक्रेट था जो दिखने में कुछ और था और वैसे कुछ और था। और जब वो इस दुनिया से चला गया फिर, एंड इसके बहुत सारे और भी काफ़ी इंसिडेंट्स हैं इस बंदे के। तो फिर जब वो इस दुनिया से चला जाता है अब्दुल्ला बिन उबय, तो उसका जो बेटा था उसका नाम भी अब्दुल्ला था। तो अब्दुल्ला बिन उबय, उसके बेटे का नाम भी अब्दुल्ला था। वो क्या करता है, वो हज़रत मूसा से रिक्वेस्ट करता है और बोलता है आप प्लीज़ इसका जनाज़ा पढ़ाइए। तो ये एक मैं मुनाफिक की बात कर रहा हूँ, जो कि सबको पता थी, हज़रत मूसा को पता थी कि ये मुनाफिक है। तो हज़रत मूसा क्या करते हैं, वो उसका जनाज़ा पढ़ाते हैं। दूसरी चीज़, उनका बेटा उसे रिक्वेस्ट करता है हज़रत मूसा से कि उसको, उसके बेटे को लगता है इसकी माफ़ी नहीं होगी, इसको माफ़ नहीं करेगा अल्लाह ताला, इतना बड़ा मेरा बाप मुनाफिक था। तो वो क्या करते हैं, हज़रत मूसा से बोलते हैं कि प्लीज़ जो आपका ये गारमेंट है ना लगाया हुआ, हम इसी में इसको दफ़न करेंगे।
मेरे बाप को इसी में दफन करेंगे, मे बी इससे इसको कुछ फ़ायदा मिले। तो हज़रत मोहसिन क्या है, रहमतुल आलमीन है, वो तो डिनाई करेंगे नहीं, उनके मुँह से तो कभी ना निकला नहीं है। तो उन्होंने अपना गारमेंट निकाला, उसी गारमेंट में उसको दफन भी कराया गया। फिर वो अलग बात है, फिर क्या वर्सेस आई, बाकी चीज़ क्या आई, हम वहाँ डिटेल में नहीं जाते हैं। तो हज़रत मोसेस ने उस बंदे का भी जनाज़ा पढ़ाया, लेकिन हज़रत मोसेस ने उसका जनाज़ा नहीं पढ़ाया जो कर्ज़े में था। अगर कभी भी पूछा जाए, जो रहमत लिल आलमीन है, दोनों जहानों का हर एक ज़र्रे-ज़र्रे के लिए रहमत है, उसने इनकार किया। किस चीज़ से इनकार किया? जनाज़ा पढ़ाने से। किसके जनाज़ा पढ़ाने से? उस आदमी के जनाज़ा पढ़ाने से जो कर्ज़े में था। फिर क्या किया? बाकी लोगों को बोला, आप इसका जनाज़ा पढ़ाओ। सो कितना हम लाइटली लेते हैं इस कर्ज़े को, और ये कितनी बड़ी चीज़ है। जो हमारे प्रॉफ़िट जो क़यामत के दिन उम्मती-उम्मती करेंगे, लेकिन उनने वहाँ पे उम्मती-उम्मती नहीं किया। उन्होंने बोला ये कर्ज़े में है। और काफ़ी इंसिडेंट्स ऐसे भी मिले जहाँ पे जब तक कि कोई बंदा खड़ा नहीं हुआ और उसने ये ना बोला कि इसका जितना भी कर्ज़ा है मैं दे दूँगा, तब तक हज़रत मोहसिन ने उसका जनाज़ा नहीं पढ़ाया, जब तक किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। और जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, वहाँ पे क्या किया? वहाँ पे जनाज़ा पढ़ाने से इनकार किया और बाकी लोगों ने फिर उसका जनाज़ा पढ़ाया। तो कर्ज़े का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें कि कर्ज़ा नहीं होना चाहिए इंसान पे, जितना लीस्ट कर्ज़ा होगा इतना उतना इम्पोर्टेंट है। तो अब इसमें जैसे मैंने पहले वो बात करी कि अगर इंश्योरेंस से पैसा आया है, ब्राइबरी से पैसा आया है, जुए से पैसा आया है, तो उस पैसे का क्या करें? तो उस पैसे को कैसे यूज़ करें? तो सबसे पहले जो उसके लीगल हेयर्स हैं, उनको ये कोशिश करनी चाहिए, जहाँ से उसने वो इल्लीगल पैसा लिया है, जिससे वो रिश्वत ली है, उस तक पहुँचे और उसको वो पैसा दे दे। इन केस वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल यही बोलेंगे कि इस बंदे ने तो अपने ऑफिस में गवर्नमेंट एज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयी से पता नहीं किस-किस से पैसा लिया, हमें कैसे पता है? या खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉयी ने हज़ारों तरीके हैं ब्राइबरी के, तो उसने कहाँ-कहाँ से पैसा लिया हमें तो नहीं पता है। तो इस केस में बेटर है कि अगर बिल्कुल कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है और बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, तो वो पैसा निकाल दिया जाए अलग, और उस पैसे को अलग-अलग स्कॉलर्स अलग-अलग चीज़ें बोलते हैं। लाइक बोलते हैं, अगर ये रिबा है, अगर ये बैंक का इंटरेस्ट है, अगर ये इंश्योरेंस का एक्सेस पैसा है, सरप्लस पैसा है, तो इसे टॉयलेट्स बनाओ, या इससे कोई वेल बना लो जहाँ से पानी निकलेगा। या फिर अगर अब कुछ ऐसा नहीं करना है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं करनी है, तो सिंपल गरीबों में तक़सीम कर लो। लेकिन अब जब गरीबों में तक़सीम किया ना, इसका सवाब उसको नहीं मिलेगा जो गुज़र गया। इसका सवाब उनको मिलेगा जहाँ से इसने पैसा लिया था। क्योंकि कयामत के दिन जब इसकी पकड़ होगी और इस बंदे को बोला जाएगा कि तूने इससे पैसा क्यों लिया था? तू करप्ट क्यों था? तूने इससे पैसा क्यों लिया था? तो जिससे पैसा लिया था वो बंदा बोलेगा, इस टाइम मुझे पैसा वापस नहीं चाहिए, मुझे इसके आमाल चाहिए, मुझे इससे राइटफुल डीड्स चाहिए। तो अब डीड्स लेगा वो उससे, तो उससे बेटर है तुम उसको इस सिचुएशन पे ना लाओ। वो जो पैसा है, वो एज़ ज़कात या एज़ समथिंग किसी को दे दो, लेकिन उनकी तरफ से जिनसे पैसा लिया है, ताकि वहाँ पे फिर पकड़ ना हो। जबकि इसकी भी पकड़ होगी, मतलब जब मैं इसमें डेप्थ में जाऊँगा, इसकी भी पकड़ होगी, लेकिन जो इसका इफ़ेक्ट है, ताकि वो कम हो जाए, तो बेटर है उन लोगों की तरफ से दिया जाए। ये भी पता है, मतलब कितने लोगों ने ये चीज़ सुनी होगी कि अक्सर बोला जाता है कि जो इसका ये घर है, ये इसने 3 साल में बनाया, इसके पास कुछ भी नहीं था और ये इसने इस पैसे से बनाया। ये मतलब ऐसा मैंने काफ़ी बार सुना है। या ये घर हमें पता है इसने कैसे बनाया, या ये अपने हर किसी को पता होती है। तो अगर ये चीज़ क्लियर है कि इसने घर सारा रिश्वत से बनाया है, रिश्वत ले लेके बनाया है, तो इसको कभी भी अपनी एस्टेट में काउंट करो ही मत। लालच का शिकार नहीं बनना चाहिए। कभी भी इसको अपनी एस्टेट में काउंट करो ही मत। बेटर है कि इसको पहले ही, जब वो मर गया, उस घर को पहले ही एज़ चैरिटी दे दो, बेच दो, जो पैसा आया है वो एज़ चैरिटी दे दो। ठीक है? इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखा जाए, क्योंकि अगर हम में हराम पहुँचा, फिर जैसे मैंने वो एग्ज़ाम्पल दी थी पिछले सेशन में, एक वो अनार में से उसने थोड़ा-सा एक कतरा पिया था, उसका जो बेटा था वो नाफ़रमान निकला था। तो अगर हम में हराम घुस गया, फिर कितनी नाफ़रमानियाँ हमारे साथ होंगी, इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है? उसके बाद इस चीज़ का ख़्याल रखा जाए, 2 तरह के डेट्स होते हैं। एक डेट वो होता है, सपोज़ मैंने किसी से पैसा लिया है और मैंने जिससे पैसा लिया है, वो उसके विटनेस है कि हाँ, लोग जानते हैं कि ताहिर ने उससे पैसा लिया है, लोगों को पता है, तो एक वैसा डेट होता है। दूसरा डेट ऐसा होता है कि मैंने किसी से पैसा लिया है लेकिन किसी को नहीं पता है, ठीक है? तो इसको प्रायोरिटी दी जाती है। पहले हमेशा वो पैसा लौटाया जाता है जिसके विटनेसेस हो, लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स भी आए, बोले कि इसने मेरे से पैसा लिया था, तुम्हें कोई हक नहीं है विटनेस माँगने का, तुम्हें कोई हक नहीं है ये पूछने का कि पहले विटनेस दिखाओ, कोई कागज़ दिखाओ, कुछ भी दिखाओ। एक्चुअली इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है, ठीक है? तो लेकिन इसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखना है। बाय सेकंड प्रायोरिटी आई मीन, जब पहले उन लोगों का सारा कर्ज़ा खत्म हो गया, जिनके विटनेसेस थे, उसके बाद ही उस बंदे का कर्ज़ा खत्म करना है जिसके विटनेसेस नहीं है, ठीक है? उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि इन केस जो उसकी प्रॉपर्टी है, वो कम है और जो कर्ज़ा है वो ज़्यादा है। इसमें भी 2 केसेस आ जाते हैं। पहला केस वो वाला आ जाता है जिसमें अगर कम है, तो एक ही जो बंदा है जो कह रहा है इसने मेरे से कर्ज़ा लिया था, वो एक ही है। तो जितना भी है अब वो उसको दे दो। तो जितना हो सके उसको दे दो। उसके बाद अगर वो आप बोले नहीं, अभी और भी कुछ पैसा पेंडिंग है, जो लीगल हेयर्स होते हैं,
वो डिनाई भी कर सकते हैं देने से। ऐसा नहीं है कि वो लीगल एयर्स को बताए तुम ही लोगों का भी पैसा देना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वो ऐसा कर सकते हैं, मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सपोज़ मेरे फादर इस दुनिया से चले जाते हैं, उसके बाद कोई कर्ज़ा है और हमारे पास, मेरे फादर के पास पैसा नहीं है उसको लौटाने के लिए, उसके एस्टेट में पैसा नहीं है उसको लौटाने के लिए। तो इस केस में ऐसा नहीं है कि लीगल एयर्स को ही वो पैसा देना है। तो उस केस में क्या, अगर देना चाहेंगे दैट इज़ वेल एंड गुड, मोहब्बत है, प्यार है, अपने बाप की मोहब्बत है ऑब्वियसली, तो वो करना चाहिए। लेकिन ये शरिया में ये चीज़ भी इजाज़त है कि ठीक है, अगर उसने खुद अपना नहीं सोचा, खुद अपनी आखिरत का नहीं सोचा, तो उसका लोड कोई दूसरा लीगल एयर ना उठाए, ठीक है? लेकिन बेटर है दे दे, बेटर है, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी पकड़ फिर आखिरत में होगी, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बेटर है कि जो लीगल एयर्स है, वो इस चीज़ को क्लियर कर ले, ठीक है? उसके बाद महर, इसमें महर का कॉन्सेप्ट भी आता है। एक्चुअली जो महर का कॉन्सेप्ट है, मतलब जो ऑब्वियसली एक हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है, तो मान लो कि सबसे पहले ये चीज़ है, जब तक कंज्यूमेट हो जाएगी मैरिज, उससे पहले ही महर तो अदा करना ही करना है। बट इन सम केसेस में भी नहीं किया है, वो एक हस्बैंड और वाइफ को ही पता है। मतलब हम नहीं जानते, वो अल्लाह को पता है और हस्बैंड और वाइफ को ही पता है। इन केस महर नहीं अदा किया है, ठीक है? या दूसरी चीज़, महर तो अदा किया है, लेकिन मान लो मैंने अपनी वाइफ को महर दिया, उसके बाद मुझे फिर उन पैसों की ज़रूरत पड़ी, या मैंने उसको महर में कोई ज़मीन दी, मुझे उस पैसे की ज़रूरत पड़ी। मैंने महर में उसको गोल्ड दिया, मुझे उस गोल्ड की ज़रूरत पड़ी और मैंने उसे ले लिया और मेरी डेथ हो जाती है। उस केस में क्या है? उस केस में अगर उसका कोई विटनेस है कि हाँ, इसने अपनी बीवी को महर नहीं दिया था, या इसने अपनी बीवी को जो महर दिया था वो उसने उसने वापस भी लिया था, तो ये भी पहले एक डेट बन जाता है। ये भी पहले एक डेट बन जाता है, तो पहले उसको वो देना है। उसके बाद ही फिर लीगल एयर्स अपना डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे। तो इस चीज़ का ख़्याल रखा जाए कि अगर ऐसे कहीं पे, देखो हम इस चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं, क्योंकि इस चीज़ को ऐसा समझा जाता है कि जो वाइफ़ का है वो हस्बैंड का है, जो हस्बैंड का है वो वाइफ़ का है। चलो वो भी किसी हद तक ठीक है, लेकिन शरिया में जब हम जाएँगे तो इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट समझा गया है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि एक वुमन जो है, एक वाइफ़ जो है वो सिक्योर रहे। उसको कल को उसके हस्बैंड के बाद किसी दूसरे पे गिरना ना पड़े, कोई गलत काम ना करना पड़े। कुछ भी इसके हज़ारों चीज़ें हैं, वहाँ हम नहीं जाएँगे। तो ये चीज़ देखी जाए कि अगर उसने फिर वापस अपनी वाइफ़ से वो पैसा लिया है, अपने बिज़नेस के लिए ही लिया है, नोट इट डाउन। उसने अपनी बीवी से पैसा लिया और अपने बिज़नेस में डाल दिया, ठीक है? अब तुम बोलोगे कि अगर उसने बिज़नेस में लिया, वहाँ से कमा के तो पूरी ज़िंदगी अपने वाइफ़ को ही खिलाया, और क्या करता? इसका सिंपल आंसर है, उसकी वाइफ़ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खिलाता नहीं तो क्या करता? लेकिन अगर उसने वो पैसा लिया है, अपने बिज़नेस में डाला है, वो उस पे डेट है, ठीक है? अब अब बीवी की मर्ज़ी है, वाइफ़ की मर्ज़ी है, अगर वो ये चीज़ बोले कि मैंने इसको डेट माफ़ किया, ठीक है? लेकिन पहले डेट है, वो पहले उसको, उस वाइफ़ को लौटाना है। अगर विटनेस है, तो उसको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर विटनेस नहीं है, ये नहीं है कि कोई विटनेस नहीं आता है ये बोलने के लिए कि हाँ, हमें पता है कि इसकी बीवी ने इसको पैसा दिया था। तो उस केस में पहले उन लोगों का डेट उतारा जाएगा जिसके विटनेसेस है, फिर इसको दूसरी प्रायोरिटी दी जाएगी कि इसका विटनेस नहीं है, फिर इसका डेट उतारा जाएगा। ठीक है? तो अब हम ऐसा एक सिनेरियो लेते हैं, जिस सिनेरियो में एक बीवी बोलती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे महर नहीं दिया। हम ये वाला सिनेरियो लेते हैं, और बोलती है कि इसने मेरे को महर रखा था, इसने जो महर रखा था, मान लो वो बोलती है 10 लाख रुपए, ठीक है? तो अब क्या किया जाए कि अब मान लो विटनेस है, विटनेस नहीं है, तो क्या किया जाए? अगर विटनेस है, तो वो तो 10 लाख देना है। अब अगर मान लो विटनेस नहीं है, या जो विटनेस थे शादी के टाइम वो अब इस दुनिया में नहीं है, ऐसा सिनेरियो ले लो। तो उस केस में क्या किया जाएगा? उस केस में एक चीज़ देखी जाती है कि वो जो लड़की थी, जो उसकी वाइफ़ थी, उसका घर कैसा है, पहली चीज़, और उस लड़की के, उस वाइफ़ के फादर के साइड से, जो फादर के साइड से, इस चीज़ का ख़्याल रखा जाए, उस वाइफ़ के फादर के साइड से जो लड़कियाँ हैं, चाहे उसकी फुफेरी बहन है, क्योंकि फुफेरी फादर के साइड आता है, या उसकी चचेरी बहनें हैं, उनको कैसा, उनको किस तरह का महर रखा जाता है? उनको किस तरह का महर रखा जाता है? नोट इट डाउन। प्लस उस लड़की, जो वो लड़की थी, जब उसकी शादी इस लड़के से हुई, ये तब उसकी पहली शादी थी या कौन-सी शादी थी? दूसरी थी, तीसरी थी? क्योंकि इस्लाम में ऐसा नहीं है कि लड़की फिर शादी नहीं कर सकती, अच्छे से पता होगी, तो हम ही ने कल्चरल बनाया है, एक टैबू बनाया है। तो पहली शादी थी या दूसरी, वो भी काउंट किया जाएगा, प्लस तीसरी चीज़, उस लड़की की तब एज क्या थी? तो इन कुछ चीज़ों को कंसिडर किया जाता है, उसके बाद बोला जाता है कि फिर वही महर रखा जाता है कि उसके घर में, उसके फादर की साइड से क्या महर, एक एवरेज महर है। तो उस तरह से फिर उसको पैसे देना इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है? तो ये केस सिनेरियो मैंने बताया, अगर ऐसा केस आ जाए, ठीक है? इसके बाद और एक चीज़, चीज़ है कि एक बार, इसमें एक हदीस का है कि एक बार हज़रत मोहम्मद के पास एक बंदा आता है, वो बोलता है कि जो मेरा भाई था, वो इस दुनिया से चला गया और उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं। तो मैं उसके जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको कुछ पैसा देना चाहता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ, मतलब चाहे उनकी पढ़ाई के लिए लगे, उनके खाने-पीने के लिए लगे, मैं चाहता हूँ मैं उनको कुछ पैसे दूँ। तो वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर मैं ऐसा करूँ, जो मेरे भाई के कर्ज़दार हैं,
मतलब जो मेरे भाई जिनसे मेरे भाई ने जिनसे पैसा लिया है, मैं उनको पहले पैसा दूँ या उनको दूँ उसके जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, जिनको खाने के लिए कुछ नहीं है, कि मैं उनको पैसा दूँ खाने के लिए। तो हज़रत मोहम्मद ने फरमाया पहले इम्पोर्टेंट है कर्ज़दार को पैसा देना। तो इस चीज़ से भी पता चल सकता है वहाँ पे बच्चों को इग्नोर किया गया, लेकिन कर्ज़दार को इग्नोर नहीं किया गया। ठीक है? उसके अलावा मुझे लगता है हम इधर ही कंप्लीट करते हैं।